आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक तरफ पुलिस और आबकारी विभाग अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी कर रहा है, दूसरी तरफ शराब से मौत की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए रिपोर्ट। जमीन पर पड़ा ये शव हीरालाल राम का है। हीरालाल यूं ही नहीं मरा, उसे मारा है जहरीली शराब ने। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है हीरालाल के घर वालों का। शराब पीने से मौत हो गई। कहाँ मिली थी शराब? यही गांव में मिली थी, पिपरा धिरोली में। यहाँ शराब बनती है, बिकती है? शराब यहाँ बहुत भारी मात्रा में बनती है। कैसे आपको जानकारी मिली? कब पिए थे शराब? प्रतिदिन लोग यहाँ पर पीता है, तो जानकारी इसमें का लेने की बात। बगहा के लौकरिया थाना क्षेत्र के पिपरा धिरौली का रहने वाला था हीरालाल राम। घर वालों की माने तो गांव में सरेआम शराब बिकती है। हीरालाल ने भी वही शराब पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। घर वाले इलाज के लिए अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उसकी जान बच ना सकी। हीरालाल की मौत का असली सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर एक कड़वा सच है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्यों नहीं थम रहा शराब से मौत का सिलसिला, उसको समझने के लिए ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए। शराब के खिलाफ अभियान लखीसराय, मधुबनी और वैशाली जिले में चलाई गई और इन तीनों जगहों पर अवैध देसी शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई। लखीसराय में पुलिस ने नीमा गांव के बाहरी इलाके में छापेमारी की और 2000 लीटर से ज्यादा जावा महुआ और देसी शराब को नष्ट किया। साथ में शराब के एक धंधेबाज को गिरफ्तार भी किया। मधुबनी में भी नए साल के पहले पुलिस ने शराब तस्करों का मंसूबा विफल कर दिया। पुलिस ने झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान थाना क्षेत्र, भेजा और मधेपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की और शराब के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। शराब की बड़ी खेप वैशाली में भी मिली। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 2 दिनों के अंदर देशी शराब की 31 भट्टियां ध्वस्त की गई। करीब 32,000 किलो अर्धनिर्मित शराब और 600 लीटर से अधिक तैयार शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया। जब तक बिहार में शराब मिलने का सिलसिला नहीं थमता, तब तक शराब से मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में सारण में हुए शराब कांड के बाद शराब तस्करों ने तस्करी का ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। नए साल के जश्न मनाने के लिए यूपी से शराब माफिया नए नए तरीके से शराब की खेप भेज रहे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की चुस्ती इन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों को नाकाम कर रही है। गोपालगंज के यूपी बिहार चेकपोस्ट से आई तस्वीरों को आप भी देखिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। शराब बेचना, पीना और शराब की तस्करी करना कानूनन अपराध है। लेकिन शराब माफिया को न तो कानून का डर है, न ही कार्रवाई का। नए साल का जश्न मनाने के लिए बेखौफ शराब तस्कर यूपी से शराब की तस्करी कर रहे थे। कोई कड़ाके की ठंड में शराब की बोतलों का जैकेट ही बनाकर पहन लिया, तो कोई अपनी बाइक की डिक्की में तहखाना बनाकर शराब छिपा कर ले जा रहा था। लेकिन कुचायकोट थाने की पुलिस ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। लगातार पुलिस के चेकिंग के तरीकों को देखते हुए जो शराब के व्यापारी, उन्होंने अपना तरीका बदला है। यह एक एकदम नए तरीके का शराब तस्करों ने इजाद किया है, लेकिन पुलिस ने इसको भी पकड़ा है और ऐसे जितने भी तस्करी के नए नए मामले तरीके तस्कर इजाद करेंगे, पुलिस पकड़ेगी। अब जरा इन लग्जरी कारों को देखिए। लाखों की लग्जरी कार से शराब की तस्करी हो रही थी। घने कोहरे का फायदा उठाकर तस्कर यूपी के रास्ते शराब लेकर आ रहे थे। उत्पाद विभाग ने जब इनका पीछा किया तो भागने की कोशिश करने लगे और आगे जाकर दुर्घटना के शिकार भी हो गए। कार की सघनता से जब जांच की गई तो गुप्त खाना मिला, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखी हुई थी। लगातार जो छापामारी हो रही है तो उसमें तस्करी के नए नए वो लोग अपना उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई मोटरसाइकिल के सीट के नीचे, कोई गाड़ी के बॉडी में, कोई आगे इंजन में, बहुत तरह से लोग शराब लाते हैं और एक्साइज की टीम जांच के दौरान उन सबको पकड़ी भी है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगा। सारण में हुई जहरीली शराब कांड में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। कई परिवारों का घर उजड़ गया। वो खौफनाक मंजर आज भी हमारी जहन में है।
बावजूद इसके शराब की तस्करी पर लगाम नहीं लग सका है। गोपालगंज के यूपी से सटे सीमावर्ती इलाकों में 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है ऐसी ही कार्रवाइयों से शराब की तस्करी पर रोक लग पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और पटना नगर निगम चुनाव पर अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। सीता साहू फिर से चुनी गई हैं पटना की मेयर और चुनाव में महजबी को उन्होंने हराया है। रेशमी चंद्रवंशी पटना की डिप्टी मेयर बनी है और पहली बार ऐसा था जब सीधे मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इलेक्शन हुए, वोट कास्ट किए गए। तो चुनाव में यहां पर रिजल्ट सामने है। सीता साहू एक बार फिर से मेयर की कुर्सी पर काबिज हैं और एक बार फिर उन्हें विजय मिली है। बोधगया में हिरासत में ली गई चीनी महिला से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो दलाई लामा की जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि वीजा पर तय समय से ज्यादा वक्त से भारत में रह रही थी। वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गया से पकड़ी गई संदिग्ध चीनी महिला पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि वो दलाई लामा की जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि वीजा नियमों का उल्लंघन कर लंबे समय से भारत में रह रही थी। हिरासत में ली गई महिला से पासपोर्ट से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पहले यह बताया जा रहा था कि वो दलाई लामा की जासूसी कर रही है, लेकिन जांच के बाद यह पता चला कि चीनी महिला मिस सांग अपने निर्धारित अवधि से अधिक समय से भारत में रुकी हुई है। एडीजी हेडक्वार्टर ने जानकारी दी है कि मामला ओवर स्टे का है। अभी जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर FRRO कोलकाता ने उनके द्वारा इसका वीजा कैंसिल कर दिया है। हालांकि वीजा 2024 तक वैलिड था। चूंकि ये ओवर स्टे का आरोप इन पर है और इनके द्वारा नियमानुकूल जो है अवधि में भारत से बाहर प्रस्थान नहीं किया गया, ओवर स्टे में ये भारत में बनी रही, इसी आरोप में इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वीजा कैंसिल किया गया है और इनको डिपोर्ट करते हुए लीव इंडिया का नोटिस किया गया है। पुलिस की पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक चीन की महिला मिस सांग 19 अक्टूबर 2019 को भारत आई। बोध गया आने के बाद जनवरी 2020 में नेपाल चली गई। जनवरी 2020 में ही हिमाचल के धर्मशाला में ठहरी थी और दिसंबर 2022 में फिर चीनी महिला बोध गया पहुंची थी। वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर अब आरोपी चीनी महिला पर कार्रवाई की जा रही है। उसके पासपोर्ट को कोलकाता के फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से कैंसिल कर दिया गया है और उस पर आजीवन भारत के दौरे पर बैन भी लगने वाला है, क्योंकि नियम कहता है कि वीजा का समय 4 साल तक रहता है। एक बार में 90 दिनों तक ही रहा जा सकता है। वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। संबंधित देश की यात्रा करने पर आजीवन बैन लगाया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने गया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने गया में सुविधाएं बढ़ाने की बात कही। सीएम नीतीश ने कहा कि दलाई लामा के प्रति उनके मन में बहुत आदर है, जो हमेशा बना रहेगा। सीएम नीतीश कुमार के पूजा प्रार्थना की ये तस्वीर बोध गया की है। सीएम नीतीश कुमार महाबोधि मंदिर पहुंचे और मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना करने के साथ ही पवित्र बोधि वृक्ष का भी परिभ्रमण किया। इसके पहले बोध गया पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से तिब्बत मंदिर जाकर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। सीएम ने कहा कि उनसे हमारा मधुर संबंध है। कोरोना के कारण पिछले साल वे नहीं आए थे। इस बार जैसे ही दलाई लामा जी यहाँ आए, मैं उनका दर्शन करने चला आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना में बुद्ध दर्शन संग्रहालय बनवा रहे हैं, उसमें उद्घाटन परम पावन दलाई लामा जी ही करेंगे। इसके लिए निमंत्रण भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके चलते इस जगह का जो महत्व, और आप जानते हैं कि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग कितनी बड़ी संख्या में लोग थे। तो ये सब देखते हुए फिर से हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं पूरे तौर पर, तो आते ही हैं लोग और बड़ा अच्छा लगता है।
बहुत खुशी की बात होती है। तो हम लोग तो आते ही ना हैं, और तो दलाई लामा जी से तो मिलते ही रहे ना। दलाई लामा जी से तो महाराज का आश्रम कितना बड़ा, आप जानते ही नहीं है पटना में कितना कार्यक्रम करा, अभी भी उनको हम कह दिए। अभी हाल ही में बोधगया में देखी गई एक चीनी महिला का पुलिस ने स्केच जारी किया था, जिसके बाद से कई सवाल उठे थे। ऐसी खबरों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दलाई लामा से मुलाकात बेहद खास हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। बीजेपी नेता और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का कहना है कि नीतीश कुमार आरजेडी के जाल में फंस चुके हैं। 2023 में नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी आरजेडी के लोग छीन लेंगे। विजय सिन्हा के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। और मुख्यमंत्री जी, आपको जो झूठा सपना दिखाया है आपकी कुर्सी छीनने के लिए, उस जेट विमान और हेलीकॉप्टर का आप उपयोग नहीं कर पाइएगा कि मार्च के बाद आप पद पर रहेंगे कि न रहेंगे, ये आप भी समझ रहे हैं। किसी भी दिन आपकी कुर्सी खींची जा सकती है। 2025 तक तो आपको कुर्सी पर कतई नहीं रहने देगा बड़े भाई। सारी तैयारी हो चुकी है। आप हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और आपके कैबिनेट के हम सदस्य रहे हैं, तो मैं आपको सावधान कर देता हूं। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 2023 में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बर्खास्त कर देंगे। इससे अच्छा क्या हो, उनको कहिए एकदम खुशी मनाइए, खुशी मनाइए। बिहार में पिछले कुछ महीनों से वायु प्रदूषण की समस्या ने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब पटना समेत राज्य के दूसरे जिलों में बढ़ता वायु प्रदूषण का स्तर चर्चा का विषय ना बना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार के बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए यहां चल रहे हजारों हॉस्पिटल भी कम जिम्मेदार नहीं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में कई प्राइवेट या फिर सरकारी अस्पताल नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना समेत कई जिलों में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारणों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। आम लोगों से अपील की जा रही है कि सरकार की ओर से निर्धारित निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो एक कड़वी सच्चाई सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। क्या आपको पता है कि बिहार के सरकारी और निजी अस्पताल भी प्रदूषण की बढ़ती गंभीर समस्या के लिए जिम्मेदार कम नहीं है। न्यूज़ 18 ने कई अस्पतालों का जायजा लिया तो कैमरे में खतरनाक सच्चाई कैद हुई। बिहार के अस्पतालों में मेडिकल वेस्टेज जमीन पर यूं ही बहाया जा रहा है। बायो मेडिकल वेस्ट नष्ट करने के लिए अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। चौंकाने वाली बात तो ये कि 6 जिलों में 1800 से ज्यादा अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ही नहीं है। वेस्ट डिस्पोजल नहीं होने से वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। न्यूज़ 18 के सवाल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के चेयरमैन इसे बहुत बड़ी लापरवाही मानते हैं। 1800 हॉस्पिटल को मैंने नोटिस भेजा है जो वायलेटर्स हैं, और ये केवल 6 डिस्ट्रिक्ट में अभी पूरा हुआ है। पूरे बिहार के हर एक 38 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग सर्वे करा रहे हैं और हर एक हॉस्पिटल को ये नोटिस दे रहे हैं कि आप इतने समय के अंदर में ईटीपी लगा लीजिए, नहीं तो आपके संस्था को बंद कर दिया जाएगा। बिजली विभाग को रिक्वेस्ट करके आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। पर्यावरण से जुड़े मामलों पर काम कर रहे पटना हाईकोर्ट के वकील भी मानते हैं कि इस मामले में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कम लापरवाह नहीं। दरअसल बायोमेडिकल वेस्ट नष्ट करने को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है, जो प्रदूषण बोर्ड की ओर से नहीं किया जाता। रिसाइकिल है, उसको वेस्ट को वो डिस्पोज करते हैं ताकि पोल्यूटेड जो भी केमिकल्स और वाटर है वो वहाँ से बाहर नहीं जाए, वो उतने ही में वो डिस्पोज है। उसके लिए एक एजेंसी होती है, जिस एजेंसी से इनको टाई अप करना होता है और हॉस्पिटल को रखना ही रखना है। लेकिन अभी जब मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगा तो उन्होंने सीधे जवाब दिया कि इसका आंकड़ा संकलित रूप में हमारे पास संधारित नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है भाई, आप ही को कंट्रोल करना, आपके पास संकलित नहीं है आंकड़ा। वैसे पर्यावरण प्रदूषण से जूझते बिहार के लिए अस्पतालों के स्तर पर बरती जा रही लापरवाही बेहद चिंताजनक है। फाइलों पर ही नहीं, जरूरत है धरातल पर भी कुछ करने की, ताकि बायोमेडिकल रिसर्च वेस्टेज को नष्ट किया जा सके और लोगों को शुद्ध और स्वच्छ वातावरण मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
सिवान में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। मजबूरन किसान उत्तर प्रदेश से खाद ला रहे हैं। किसानों को रबी फसल बुआई करना मुश्किल हो रहा है। किसानों की माने तो यूपी में दोगुनी कीमत पर खाद मिलती है। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को नैनो यूरिया के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यूरिया कहाँ से लेकर आ रहे हैं? हमें यूरिया सहारनपुर से लेकर के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। क्या बिहार में यूरिया नहीं मिल रही? नहीं, आज हम 8 दिन हो गया यूरिया को खोजते खोजते तो जाकर के 460 रुपया में लिए हैं सहारनपुर से, जो कि इसका यहाँ बिहार में 295 या कुछ दाम है। हमको ब्लैक दे करके इतना काफी महंगा पड़ रहा है यूरिया उत्तर प्रदेश में ना। तो महंगा पड़ रहा है, यहाँ है नहीं है तो वहाँ से लाएंगे। यूरिया लेने आई है 4 दिन से, और सुबह से आके शाम तक हो जाता है। यूरिया नहीं मिला, खेत पट के झुरा गई बा। यूरिया मिलते नहीं खे, ठंडी के मौसम में काफी परेशानी होता है। किसानों को लाइन में लगा करके और खाद का वितरण कराया जाएगा। इसमें प्रेरित किया जा रहा है कि आप नैनो यूरिया का ज्यादा प्रयोग कीजिए। दानापुर में मनेर के महावीर टोला में गंगा सोन नदी में एक बार फिर नाव डूब गई। नाव पर 14 लोग सवार थे। ज्यादातर लोग गंगा दियारा में चारा बनाने के लिए जाते थे। 7 लोग किसी तरह से उतरकर बाहर निकले। गायब 7 लोगों की तलाश जारी है। गायब लोग मनेर के लोदीपुर और आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में मेघनाथ राय, झुनझुन शाह, टुनटुन कुमार राय, सुधीर कुमार, अखिलेश राय और पवन राय शामिल हैं। जा रहा था, नाव पलट गया। कहाँ पर पलटा? महावीर टोला किनारे के सामने। कितना लोग था उस पर सवार? 14 हम थे। कितना लोग लापता है, कितना निकला लोग? 7 हमने निकले, 7 हमने न पता। नाव कहाँ का था? नाव ब्रह्मचारी पोखरा पर। बेगूसराय के बाजार समिति मतगणना केंद्र पर एक उम्मीदवार ने पुलिस पर लाठी से पीटने का आरोप लगाया। वार्ड संख्या 37 के प्रत्याशी विकास कुमार ने महिला सिपाही पर बेवजह पीटने का आरोप लगाया है और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस और विकास के समर्थकों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। शिक्षित वर्ग से आए हुए बिना किसी सूचना का लेडीज पुलिस कर्मी के द्वारा अभ्यर्थी पे लाठीचार्ज करना कहां तक उचित है, हम जिला महोदय से जानकारी लेना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव का काउंटिंग के दौरान पुलिस ने लाठियां चलाई। काउंटिंग सेंटर के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी, जिससे यातायात बाधित थी। पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग हटे नहीं और इसके बाद लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा गया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। लाठीचार्ज की बात नहीं हुई है। रोड देखिए, आम रोड जो चालू रोड है जिसमें आने जाने वाले लोगों को आना जाना है, उस पे भी लोग भीड़ लगाए हुए, उनको हटाया जा रहा है। खाली कराया जा रहा है। जी हाँ, खाली कराया जा रहा है। गोपालगंज में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी से जादवपुर मोड़ तक सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। NH 27 के दोनों तरफ अतिक्रमण किया गया था, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी होती थी। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस दी गई, बावजूद अतिक्रमण नहीं हटा। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। नए साल में नक्सली बिहार में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इस बात का खुलासा एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने किया। एडीजी के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी सीआरपीएफ और औरंगाबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के विरुद्ध बड़ा ऑपरेशन कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। हथियारों के जखीरे की उस तस्वीर को आप देख रहे हैं, जिसे औरंगाबाद पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान गुरुवार को पकड़ा था। एडीजी का कहना है कि नक्सलियों ने ये सब कुछ बिहार में बड़ा धमाका करने के लिए इकट्ठा करके रखा था। तो एडीजी पुलिस मुख्यालय जीएस गंगवार ने दावा किया है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही उन पर दबिश बनाई गई, छापेमारी की गई और उनके नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया गया। और ये जो असलहे मिले हैं, जो हथियार का जखीरा मिला है, ये बताने के लिए काफी है कि नक्सलियों की जो मंशा थी वो कुछ बड़ा करने की थी, बड़ा विध्वंस करने की थी। नए साल में या उसके आसपास कोई बहुत बड़ी गतिविधि को अंजाम देते, उसके पहले ही अलर्ट बिहार पुलिस के द्वारा और केंद्रीय पुलिस बलों की मदद से ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। उसमें आप समझिए कि मोबाइल फोन के साथ साथ
इंटरसेप्टर, कैमरा फ्लैश, जिसका अधिकतर। पीएम मोदी की मां हीराबा को मुंगेर के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने रेत पर उनकी तस्वीर बनाकर श्रद्धांजलि दी। माधोपुर निवासी सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने माधोपुर में ही रेत पर हीराबा की तस्वीर बनाई। उन्होंने कहा कि वो हीराबा का बहुत सम्मान करते थे और कला के जरिए उन्हें नमन करते। भारत की बेटी हीराबेन की मृत्यु हो गई है, जो एक देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां है और सारा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। और हम भी अपनी रेत कलाकृति के जरिए अपना भावना को व्यक्त किए, श्रद्धांजलि दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का रोका यानी सगाई राधिका मर्चेंट के साथ गुरुवार को हुआ। राधिका मर्चेंट शैला मर्चेंट और वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। रोका समारोह राजस्थान के नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में परिवार के सदस्यों और दोस्तों की मौजूदगी में हुआ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में दिन बिताया और मंदिर के पारंपरिक राजभोग श्रृंगार समारोह में हिस्सा लिया। अनंत ने यूएसए में ब्राउन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद से जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में सदस्य के रूप में रिलायंस उद्योग में सेवा की। वे वर्तमान में RIL के ऊर्जा कारोबार का नेतृत्व करते हैं। राधिका न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और एनकोर हेल्थ केयर के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य करती हैं। दो तस्वीरें एक साथ। नाथद्वारा में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई के बाद मुंबई में पार्टी हुई, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। और आगे देखिए जोहार झारखंड।